हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हालचाल हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं मोहित यादव, आपका दोस्त, आपका ट्यूटर, आपका शिक्षक, आपको यहां पर पढ़ाता हूं जीव विज्ञान। ये बैच उदय बैच है और उदय बैच क्लास 9th के प्यारे प्यारे बच्चों के लिए है, जहां पर हम आपको यहां पर जीव विज्ञान पढ़ाएंगे। और जीव विज्ञान में आज हम लोग जिस नए टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो यहां पर एक नया चैप्टर है। इसके पहले हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ रहे थे वो यहां पर कंप्लीट हो गया है और आज यहां पर हम लोगों को एक नए चैप्टर की शुरुआत करनी है। उस नए चैप्टर का नाम क्या है, तो आइए आपको उससे रूबरू कराते हैं। और उस चैप्टर का नाम है बेटा प्राकृतिक संपदा। क्या नाम है चैप्टर का? प्राकृतिक संपदा। तो आज हम लोग इसका पहला लेक्चर यहां पर कवर करने वाले हैं। आज हम लोग का ये नया लेक्चर है और नए लेक्चर को एकदम नई ताजगी के साथ यहां पर शुरू करते हैं। और हम लोग देखेंगे यहां पर कि इस चैप्टर में कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनको हम लोगों को यहां पर कवर करना है। जैसा कि चैप्टर का नाम है प्राकृतिक संपदा, तो यहां पर एक शब्द आ रहा बेटा प्राकृतिक, है ना। प्राकृतिक मतलब क्या है? मतलब कि नेचुरल, मतलब हमारे वातावरण में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो प्राकृतिक चीजें हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पता है। आप लोग जब घर के बाहर निकलते हैं आप देखते हैं एक बढ़िया सी एकदम ठंडी सी हवा चल रही होती है, बहुत बढ़िया बढ़िया पेड़ पौधे लगे होते हैं, है ना। और जब आप थोड़ा सा दूर की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे बहुत बढ़िया बढ़िया नदियां हैं, झीलें हैं, पहाड़ हैं, बादल हैं। ये सारी की सारी चीजें क्या हैं? ये सारी की सारी चीजें प्राकृतिक हैं। और ये जो प्राकृतिक संपदा है इसका हम क्या करते हैं, इसका जो मनुष्य हैं, जो हम लोग हैं, वो इसका दोहन करते हैं। और ये बनी भी इसीलिए है जिसका हम क्या कर सके, इनका हम लोग इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, तो ये जितनी भी सारी चीजें हैं जो हमारी प्रकृति में पाई जाती हैं वो क्या है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण घटक हैं। किसके लिए? हमारे जीवन जीने के लिए, है ना। जो है हम लोग जब इस धरती पे आए तो हम लोगों ने क्या देखा कि यहां पर अपने आप, चाहे सूरज हो, चाहे चंद्रमा हो, या फिर हमारा वातावरण हो, सब बहुत बढ़िया जो है हमको मिला यहां पर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका इस्तेमाल करना है। लेकिन अब एक बात यहां पर यह भी आती है कि अगर हम लोगों को प्राकृतिक चीजों का या हमको जो भी चीजें मिल रही हैं इस प्रकृति से, उसका अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक, जैसे कि अगर आपको एक उदाहरण देते हैं और अगर उदाहरण की बात करेंगे तो जैसे कि मान लो कि अभी आप क्लास 9th में हो, ठीक है, और आपके पापा ने क्या किया, आपको गाड़ी दिला दी। आपने बोला कि नहीं पापा मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे गाड़ी लेनी है। ठीक है, तो आपके पापा ने आपको गाड़ी दिला दी। तो अब आपके मांगने पे या पहले से ही घर में कोई गाड़ी थी, ठीक, अब आपको क्या करना है, उसका इस्तेमाल करना है। लेकिन जैसे ही आप गाड़ी चलाने जाओगे आपके घर वाले आपको क्या सलाह देंगे, बेटा आराम से चलाना। कैसे चलाना? आराम से चलाना। क्यों? जिससे कि कहीं चोट ना लग जाए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हमको उन सभी चीजों का इस्तेमाल करना है जो हमको दी गई है, लेकिन कैसे करना है? सावधानी पूर्वक उनका इस्तेमाल करना है। किस तरह से करना है? सावधानी पूर्वक हमको उनका इस्तेमाल करना है, जिससे कि क्या हो सके, हमको भी नुकसान ना हो। ठीक है, और जिस चीज का, जिस वस्तु का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको भी नुकसान ना हो। क्यों? अगर आप मान लो गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, और बाय द वे अगर मान लो आप गिर गए गाड़ी से, ठीक, तो आपको भी चोट लगेगी, आपका भी नुकसान हुआ। ठीक, साथ ही जब गाड़ी गिरेगी तो गाड़ी का भी क्या होगा, नुकसान होगा। तो वहां पर दोनों ही चीजों का नुकसान हो रहा है। तो यही कि हमको यहां पर इस बात को जानने की जरूरत है कि हमको जो भी चीजें इस वातावरण में, इस एनवायरमेंट में, प्रकृति के द्वारा दी गई चीजें हमको जो भी यहां पर उपलब्ध हो रही है उनका हमको क्या करना है, इस्तेमाल करना है। और इस्तेमाल किस तरह से करना है ये भी हमको समझना है। ऐसा इस्तेमाल ना करें, इस तरह से चीजों का उपयोग ना करें जिससे कि हमको भी बाद में आगे चल करके परेशानी का सामना करना पड़े और उस प्रकृति में उपस्थित वो चीज, वो वस्तु जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी नुकसान में ना हो। कैसे? अब आप सोच रहे होगे सर इसका मतलब क्या है, इस चैप्टर से किस तरह से कोरिलेट करता है। तो यहां पर आपको बताएं कि जैसे कि हम लोगों को जो टॉपिक्स यहां पर कवर करने हैं, तो टॉपिक में ही आप समझेंगे। सबसे पहला टॉपिक क्या है? प्राकृतिक संपदा। तो सबसे पहले तो हम लोग प्रकृति के बारे में जानेंगे कि प्रकृति में कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं और किन किन चीजों का हमें क्या करना है, दोहन करना है, उनका इस्तेमाल करना है और उनके इस्तेमाल करके अपने आप को, अपने जीवन को क्या बनाना है, सुखी बनाना है। ठीक है, आनंदित बनाना है। आपको पता है जैसे ही आप बढ़िया
पहाड़ों की तरफ जाते हैं या झीलों की तरफ जाते हैं या नदियों की तरफ जाते हैं, तो वहां पर आपको एक अलग ही जो है एक वहां का वातावरण मिलता है ना। एक अलग ही अनुभूति होती है वहां पे जाने के बाद। क्या, एक मन को खुशी मिलती है, एक मन को सुकून मिलता है ना। तो वो सुकून कैसे मिल रहा है? वो सुकून इस प्रकृति की वजह से मिल रहा है, वो प्रकृति जहां पर हम रह रहे हैं, है ना। वरना अगर आप जो है सुबह उठे, फिर सुबह उठ के स्कूल गए, फिर घर आए, फिर आप कोचिंग गए, फिर पढ़ाई करी, होमवर्क किया, है ना, टाइम मिला तो थोड़ा बहुत खेले कूदे, वरना फिर थक गए, फिर रात में सो गए, यही डेली रूटीन है। लेकिन इसको अच्छा कैसे बनाया जा सकता है कि सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ जाया जाए, फिर टहलने जाए। नहीं सुबह टाइम है तो फिर शाम को टहलने जा रहे हैं, जहां पर बहुत बढ़िया बढ़िया क्या है, पेड़ पौधे हैं, है ना, वातावरण बहुत बढ़िया है, तो वहां पे क्या मिलता है, एक मन को सुकून मिलता है, ठीक है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उन चीजों का ज्यादा से ज्यादा दोहन करने का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पापा ने हमको गाड़ी दी, ठीक, पापा ने बोला बेटा आराम से चलाना, हमने बोला ठीक, बिल्कुल आराम से चलाएंगे, लेकिन चलाता कौन है। और जैसे ही गाड़ी लेकर के निकले तो फिर वही स्पीड जो 40 की होनी चाहिए, तो फिर वो 50, 60, 70, 80 चली जाती है। और फिर कहीं ना कहीं अनजाने वश, कहीं ना कहीं गलतीवश फिर क्या होता है, वो समस्या हो जाती है, फिर वहां चोट लग जाती है, ठीक है ना। अगर मान लो गिर गए तो नुकसान भी होता है, हमारा भी नुकसान है, हमारे शरीर का भी नुकसान है और गाड़ी का भी नुकसान है। इसी तरीके से प्रकृति में जो हवा है, जिस हवा का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको हम लोग ऑक्सीजन के रूप में ले रहे हैं, ठीक है ना, वो जो वायु और वो जल जिसका हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो नदियां हैं, झीलें हैं, झरने हैं, इनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जब हम इनका अत्यधिक इस्तेमाल करने लगते हैं या फिर इनका गलत तरीके से उपयोग करने लगते हैं, तो वहां पर क्या हो जाता है, फिर वही वायु, जिस वायु का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, स्वच्छ वायु का, वो वायु किस में बदल जाती है, वायु प्रदूषण में बदल जाती है। किस में बदल जाती है, वायु प्रदूषण में बदल जाती है। जिस जल का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो नदियों का जल है, जो झीलों का जल है, जिनको हमें इस्तेमाल करने के लिए मिला है प्रकृति के द्वारा, तो उसको क्या कर रहे हैं, उसका हम गलत उपयोग कर रहे हैं, है ना। गलत उपयोग किस तरह से कर रहे हैं ये भी आगे चल करके पढ़ेंगे। लेकिन उस गलत उपयोग की वजह से जो जल, जो स्वच्छ जल जो हमको मिला था उपयोग के लिए, अब वो किस में बदल गया, वो जल प्रदूषण में बदल गया। किसमें बदल गया, जल प्रदूषण में बदल गया। तो हम लोग यहाँ पर वायु प्रदूषण को भी समझेंगे, हम लोग यहाँ पर जल प्रदूषण को भी समझेंगे। और इसके बाद जो आज का महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा, मृदा में खनिज की प्रचुरता। क्या अगला टॉपिक है, मृदा में खनिज की प्रचुरता। की जो मृदा है, जो मिट्टी है, उसमें जो खनिज पाए जाते हैं वो कौन कौन से खनिज हैं, ठीक है। इसकी भी चर्चा हम लोग आगे चल करके आज की ही क्लास में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि प्राकृतिक संपदा में हम लोगों को क्या क्या चीजें यहाँ पर पढ़नी है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो प्रकृति में पाई जाती हैं। तो प्रकृति में पाई जाने वाली चीजें तो बहुत सारी हैं, जैसे कि हवा है, जल है, ठीक है। ये सारी चीजें किस लिए हैं, ये सारी की सारी चीजें हमारे इस्तेमाल के लिए हैं। वही हमको अपने आस पड़ोस में बहुत सारे पेड़ पौधे मिल जाएंगे, वही हमको अपने आस पड़ोस में जीव जंतु मिल जाएंगे, ठीक है ना। क्या जो इस वातावरण को जो है एक चैन बनाने का काम करते हैं, इसको जिसको हम लोग खाद्य श्रृंखला कहते हैं, है ना। तो ये खाद्य श्रृंखला कैसे बनती है, ये खाद्य श्रृंखला पेड़ पौधे, जीव जंतु, ठीक है ना, हवा पानी, इन सबको मिला करके ही क्या होता है, एक खाद्य श्रृंखला का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखो हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रकृति में अनेक तरह की वस्तुएं पाई जाती हैं। प्रकृति में बहुत सारी वस्तुएं पाई जाती हैं, ठीक है। तो अनेक तरह की वस्तुएं पाई जाती है, जैसे कि वायु है, जैसे कि जल है, खनिज लवण है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, ठीक है। और जब ये पेड़ पौधे, जब ये जीव जंतु क्या हो जाएंगे, जब ये पेड़ पौधे जो है डेड हो जाएंगे, जब मर जाएंगे, आंधी तूफान आया, पेड़ पौधे गिर गए तो ये दब गए नीचे, ठीक है। अब ये कई सालों तक, हजारों सालों तक ये क्या नीचे दबे हैं। तो नीचे दबे रहने से फिर किसका निर्माण होता है, फिर कोयले का निर्माण होता है, फिर पेट्रोल का निर्माण होता है। तो कोयले और पेट्रोल का निर्माण किस तरह से होता है, तो ये इस तरह से होता है कि जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, ये क्या होता है, आंधी तूफान में आने की वजह से ये जब गिर जाते हैं और गिर करके किसी लेयर के ऊपर दब जाते हैं, या इनके ऊपर कोई पत्थर गिर गया या इनके ऊपर कोई मिट्टी गिर गई, ठीक है ना, और ये नीचे दबते चले गए और इनके ऊपर फिर परत भर परत क्या हुआ, मिट्टी का निर्माण होता चला गया। तो जो पेड़ पौधे हैं, जो जीव जंतु हैं, जो मर गए थे, वो सब नीचे के नीचे दबे रह जाते हैं। और जब ये हजारों लाखों सालों तक जब नीचे दबे रह जाते हैं, तो फिर ये किसका निर्माण करते हैं, वही ये कोयले का निर्माण करते हैं, वही ये पेट्रोल का निर्माण
करते हैं। ठीक, तो इन्हीं चीजों को क्या कहते हैं बेटा, इन्हीं चीजों को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ये वही प्राकृतिक संसाधन है जिन संसाधनों का क्या करना है, हमको उपभोग करना है, हमको इनका उपयोग करना है और इनका उपयोग करके अपने जीवन को आसान और सुगम बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसके लिए, हमारे उपयोग के लिए। हम इनका क्या करते हैं, हम इनका उपयोग करते हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इनका उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं की क्या करते हैं, हम लोग पूर्ति करते हैं। लेकिन अब समस्या जहां पर यह आती है कि भैया इनका उपयोग तो करना है, लेकिन कितना उपयोग करना है, एक लिमिट में, है ना। कितना उपयोग करना है, एक लिमिट में इसका उपयोग करना है। अगर आप उस लिमिट से ज्यादा जाएंगे, अगर आप इन सब चीजों का क्या करेंगे, अधिक दोहन करेंगे, क्या करेंगे, अगर अधिक दोहन करेंगे तो क्या है कि इनका अधिक दोहन किया जा रहा है। और क्यों किया जा रहा है, क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है, लगातार जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है तो शहरीकरण होता चला जा रहा है। ठीक है, लोग यहां पर पहले गांव में रहते थे, फिर गांव से लोग शहर में आने लगे, या गांव को ही शहर जैसा जो है तब्दील करने लगे, वहां पर नई नई सुविधाएं लाने लगे। तो ये सुविधाएं कैसे लाएंगे, ये सुविधाएं इस तरह से लाई जाएंगी कि जो बहुत सारे जो पेड़ पौधे हैं, जो पेड़ पौधों की संख्या अपने आप में बहुत ज्यादा है, उसको क्या किया जाएगा, कम किया जाएगा। पेड़ पौधों को काट देंगे, काट करके वहां पर घर का निर्माण करेंगे, वहां पर रोड का निर्माण करेंगे। तो प्राकृतिक चीजों का भी यहां पर क्या हो रहा है, दोहन हो रहा है। ठीक है, हमको प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल किस तरह करना था कि पेड़ पौधे हैं, और ये पेड़ पौधे क्या कर रहे हैं, ये पेड़ पौधे एक स्वच्छ वायु का निर्माण करते हैं। आपको पता है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग रिलीज करते हैं, हम लोग छोड़ते हैं, यही कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे उसको क्या कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, ले लेते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के पेड़ पौधे क्या निकालते हैं, क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ठीक है ना, तो पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। ये ऑक्सीजन हमारे लिए क्या है, उपयोगी है, हमारे लिए जीवनदायी है। तो क्योंकि यही ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं। तो पेड़ पौधे क्या कर रहे हैं, पेड़ पौधे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन जब पेड़ पौधों को काट दिया गया वहां घर बनाने के लिए, वहां रोड बनाने के लिए, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ रहे थे, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वातावरण में बनी रहेगी, और जो ऑक्सीजन आनी चाहिए थी पेड़ पौधों के द्वारा, वो ऑक्सीजन भी नहीं आएगी। परिणाम स्वरूप क्या होगा, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, और वही हम आज देख रहे हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के रूप में, ग्रीन हाउस प्रभाव के रूप में, कि जहां कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से पृथ्वी का तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये भी क्या, किसका कारण है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का, ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है। ठीक है ना, तो वही क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, हमने अधिक दोहन किया, है ना। हमको इस्तेमाल करना चाहिए था प्राकृतिक रूप से, लेकिन हम अब उसको अपने संसाधनों में जो है ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं, और अपनी सुविधाओं के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं, अपनी आवश्यकताओं को और ज्यादा बढ़ाते चले जा रहे हैं। और क्यों बढ़ाते चले जा रहे हैं, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है। ठीक है ना, और क्या हो रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है। भैया औद्योगिकरण करना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि अगर ये औद्योगिकरण नहीं करेंगे तो इस जनसंख्या को काम कैसे मिलेगा। अगर जनसंख्या को काम नहीं मिलेगा तो फिर बेरोजगारी आएगी, है ना। तो इसलिए औद्योगिकरण भी करना जरूरी है, उद्योग का बनना भी जरूरी है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगना भी क्या है, जरूरी है। लेकिन अब इन बड़ी फैक्ट्रियों के लगने से, इस औद्योगिकरण से हो क्या रहा है, इससे हो रहा है कि इस औद्योगिकरण से, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के लगने से जो वहां का जो धुआं निकलता है, जो चिमनी से निकलने वाला धुआं होता है, वो बहुत ही ज्यादा हानिकारक होता है। और वो धुआं क्या करते हैं लोग कि वो धुआं बाहर उसको आसमान में निकाल दिया कि वो तो धुआं जो हानिकारक है वो आसमान में चला जाएगा और उससे फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे जो वातावरण में वायु शुद्ध है, और इस औद्योगिकरण की वजह से जो चिमनी से निकलने वाली हानिकारक गैसें हैं वो वातावरण को क्या बनाती है, अशुद्ध बनाती हैं। जो वायु है उसको प्रदूषित करती है, जो आगे चल करके किसका कारण बनता है बेटा, वायु प्रदूषण का कारण बनता है। किसका कारण बनता है, वायु प्रदूषण का कारण बनता है। तो इसका अधिक दोहन मनुष्य के द्वारा किया जा रहा है। क्यों, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या, शहरीकरण और औद्योगिकरण इसके दोहन के क्या है, मुख्य कारण है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है कि प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया जा रहा है, उसके कारण क्या हैं, उसके क्या कारण हो सकते हैं, आप बताइए। तो आप क्या बताएंगे वहां पर कि प्राकृतिक संसाधन किस लिए थे, मनुष्य के द्वारा उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए थे। लेकिन हो क्या रहा है कि इन प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो रहा है।
क्यों हो रहा है? क्योंकि जनसंख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो ये बढ़ती हुई जनसंख्या और फिर ये उसका शहरीकरण होना और फिर औद्योगिकरण होना क्या है, इस प्राकृतिक संसाधन के अत्यधिक दोहन के क्या है, मुख्य कारण है। ठीक, वहीं जब आगे चलकर बात करेंगे प्राकृतिक संसाधन के प्रकार की, कि प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो हम देखेंगे बेटा प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है नवीकरणीय और दूसरा है अनवीकरणीय। ठीक है, तो यहां पर दो तरह के प्राकृतिक संसाधनों के बारे में हमको यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दो तरह के यहां पर क्या होते हैं, प्राकृतिक संसाधन के प्रकार होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि हम लोगों को क्या चीजें कवर करनी है। तो अगला यहां पर जो पॉइंट आता है वो आता है जीवन की श्वास वायु। जीवन की श्वास क्या है? वायु है। ठीक है ना, द ब्रीथिंग ऑफ लाइफ क्या है? एयर। ठीक है ना, तो ब्रीथिंग ऑफ लाइफ क्या है? एयर है। जीवन की श्वास वायु है और ये वही वायु है जिस वायु का हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और इस वायु में बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं, है ना, इस वायु में बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं। हम लोग किस वायु से जिंदा हैं? तो हम लोग जिंदा हैं ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन का वातावरण में कितना प्रतिशत होता है? ऑक्सीजन 21% हमारे वातावरण में पाई जाती है। और वहीं ये भी जानने की जरूरत है कि हमारे वातावरण में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? तो वो होती है नाइट्रोजन। 78%, 78%। कितनी? 78%, 78% क्या होती है? नाइट्रोजन होती है। वहीं 21%, 21% क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। कुछ अमाउंट किसका होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का भी होता है। बाकी कुछ अक्रिय गैसेस भी पाई जाती हैं। ठीक है, तो यहां पर हम क्या देखेंगे कि वायु जो है वो क्या है? वो बहुत सारी गैसों का क्या है? मिश्रण है। क्या है? बहुत सारी गैसों का मिश्रण है, जैसे कि नाइट्रोजन, जैसे कि ऑक्सीजन, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प भी पाया जाता है और कुछ अक्रिय गैसेस भी पाई जाती हैं। नाइट्रोजन कितनी होती है बेटा? नाइट्रोजन होती है 78%। कितना है? 78%, 78% है। वहीं ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन कितना मिल जाएगा हमको? 21% मिल जाएगा। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे बहुत कम होती है, 0.03% और 0.04% क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक, अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन हो रहा है, क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन है वो किस वजह से हो रहा है? ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या उपयोग होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड देखो कहां कहां कैसे कैसे निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन पूछ रहा है यहां पर। क्या पूछ रहा है? उत्पादन, कि आखिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन कैसे होता है, ये निकलती कैसे? तो आप लोगों ने सबसे जो है पहले पढ़ा होगा यहां पर कि हम लोग क्या करते हैं? भोजन खाते हैं। ठीक है, भोजन लेते हैं और जब भोजन लेते हैं तो भोजन कहां चला जाता है? हमारे कहां चला जाता है? पेट में, है ना। बड़ी मजा आ जाती है भाई, खाना खाया, पेट भर गया, बड़ा मजा आया, है ना। लेकिन मजे के लिए खाना नहीं खाया जाता है। भोजन करते हैं हम लोग ऊर्जा के लिए। किसके लिए करते हैं? ऊर्जा के लिए, जिससे हमको ऊर्जा मिल सके। ठीक है, ऊर्जा मिलती कैसे है? अब ये भी सोचने वाली बात है। जब हम लोग भोजन करते हैं, भोजन हमारे पेट में जा करके फिर उसका पाचन होता है। पाचन होने के बाद फिर वो रुधिर के माध्यम से हमारे शरीर के विभिन्न भागों में, ऊतकों में चला जाता है। ठीक, और वहीं हम श्वसन की प्रक्रिया भी कर रहे हैं। श्वसन की प्रक्रिया के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं कि हम एक ब्रीथिंग की प्रक्रिया करते हैं, सांस लेने की प्रक्रिया। कौन सी? सांस लेना। तो जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन क्या है? वो हमारे फेफड़ों में प्रवेश करती है। ठीक, जब आप सांस लेते हो तो ऑक्सीजन क्या होती है? वो हमारे फेफड़ों में प्रवेश करती है। ठीक, और वो ऑक्सीजन जो फेफड़ों में गई है वो भी रुधिर के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में, मतलब ऊतकों में चली जाती है। ठीक, तो सांस लेने के माध्यम से हमने क्या किया? ऑक्सीजन को लिया। और न्यूट्रिशन जब हम लोगों ने पोषण किया हम लोगों ने, तो भोजन को लिया। तो भोजन और ऑक्सीजन दोनों ही हमारे ऊतकों में पहुंच गया। ठीक, अब जैसे ही ये ऑक्सीजन जो है भोजन से मिलता है, भोजन में क्या है, क्या क्या होता है? पहली बात तो हमने आपको बताया था कि हम लोगों को कैसा भोजन लेना चाहिए? संतुलित आहार लेना चाहिए। और संतुलित आहार में क्या होता है? पोषक तत्व होते हैं। कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं? 5 तरह के पोषक तत्व होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा और मिनरल्स। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण हम लोग पढ़ते हैं ग्लूकोज। क्या पढ़ते हैं? ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो ऑक्सीजन क्या करती है? जैसे ही इस ग्लूकोज से मिलती है, इस ग्लूकोज को तोड़ देती है। ठीक है, ऑक्सीजन किससे मिलती है बेटा? ग्लूकोज से मिलती है। किससे? ग्लूकोज से। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। ठीक, तो ऑक्सीजन जैसे ही क्या होगी? ग्लूकोज से मिलेगी, तो ये ऑक्सीजन
इस ग्लूकोज को क्या करेगी, तोड़ देगी। ठीक है, ये ऑक्सीजन क्या करेगी, इस ग्लूकोज को तोड़ देगी। ठीक है, किसमें तोड़ देगी, किसमें तोड़ देगी, तोड़ देगी कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। और क्या निकलेगी, बहुत सारी ऊर्जा निकलेगी यहां से। क्या निकलेगी, बहुत सारी ऊर्जा निकलेगी। ठीक है, तो देखो क्या हुआ कि हमने भोजन किया, और जब हमने भोजन किया तो क्या निकल, तो वहां से क्या मिला हमको, ग्लूकोज मिला, कार्बोहाइड्रेट। और जब हमने सांस ली थी तो सांस लेने के माध्यम से क्या गई थी हमारे अंदर, ऑक्सीजन गई थी। तो ये ऑक्सीजन क्या करती है, इस ग्लूकोज को तोड़ देती है, और परिणाम स्वरूप क्या होता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहां से निकलती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, उत्पादन होता है। तो पहले वाले पॉइंट में यहां पर जो चीजें लिखी हुई हैं कि भोजन के तोड़ने से, ठीक है ना, तो भोजन को नहीं तोड़ा जाता है। भोजन में उपस्थित जो कार्बोहाइड्रेट होता है, उस कार्बोहाइड्रेट में क्या है, ये ग्लूकोज है। क्या है ये ग्लूकोज है। ये क्या है बेटा, ये ग्लूकोज है। इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है, परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, यही पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है कि ये जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, कौन है, जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, और बहुत सारी क्या होती है, बहुत सारी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। इनमें क्या होता है, ग्लूकोज, देखो आ गया शब्द यहां पर, क्या आ गया, ग्लूकोज। ग्लूकोज अणुओं को तोड़ने, ग्लूकोज अणुओं को तोड़ने तथा उससे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या होता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और ये ऑक्सीजन क्या करती है, ये ऑक्सीजन इस ग्लूकोज को तोड़ देती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उत्पत्ति होती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारे ही शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है बन रही होती है, और वो फिर क्या होता है, हमारे शरीर के से बाहर वातावरण में चली जाती है। ठीक, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड निकलने का, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पादन का दूसरा महत्वपूर्ण कारण क्या है, ईंधन। किसकी वजह से, ईंधन की वजह से। जो ईंधन है उनको जब आप जलाओगे, जब आप ईंधन का दोहन करोगे, ईंधन का दहन करोगे, तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। इस प्रक्रिया में जब हम ग्लूकोज को तोड़ते हैं, इस प्रक्रिया में तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी निकलती है बेटा, यहां पर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु निकलते हैं। कितने, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल निकलते हैं। लेकिन जो ईंधन का दहन है ना, जब, अब ईंधन क्या है, ईंधन का मतलब हो गया फ्यूल, जैसे कि कोयला है, ठीक है ना, जैसे कि क्या है, कोयला है। अब इसको जलाओगे तो बहुत अधिक मात्रा में क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जो कि क्या है, फिर ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हमारे वातावरण को भी क्या करती है, प्रदूषित करती है। ठीक है ना। ईंधन का दहन क्या होता है, ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए, किसको प्राप्त करने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए मनुष्य क्या करता है, ईंधन का दहन करता है, और परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। प्रकृति में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये जंगल में आग जो लग जाती है, जंगल में लगने वाली आग से भी क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो एक तो जब आप ईंधन का दोहन करेंगे उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। दूसरा, अगर मान लो कि जंगल में आग लग गई, अब कैसे लग जाती है, अपने आप लग जाती है, क्योंकि जंगल में क्या होता है, वहां पर बहुत ज्यादा पेड़ होते हैं, ठीक है ना। और उसका माध्यम ये भी हो सकता है कि मान लो बिजली गिर गई है, या फिर वहां पे आपस में बहुत ज्यादा घर्षण हो गया, बहुत तेज हवा चल रही है, पेड़ों में आपस में क्या हो गया, घर्षण हो गया, तो वहां से भी क्या होता है, एक चिंगारी उत्पन्न होती है, जिससे कि पूरे के पूरे जंगल में आग लग जाती है। तो उससे भी क्या होता है, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है, लकड़ी जल रही है। जंगल में जब आग लगती है तो क्या होता है, लकड़ी जल रही होती है, और लकड़ी के जलने से भी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। और इस ईंधन के दोहन से, ईंधन के जलने से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, वो बहुत ही ज्यादा क्या होती है, हानिकारक होती है। ठीक, क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट में, बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की खपत, अभी हम लोग देख रहे थे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन कैसे होता है, अब यहां पर देखेंगे इसकी खपत कैसे होती है। मतलब खपत का मतलब क्या हो गया कि इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम लोग किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको प्रक्रिया बताई थी क्या, कि हमने आपसे ये कहा था कि ये जो हमारे पेड़ पौधे हैं, ये क्या है हमारे, ये जो हमारे पेड़ पौधे हैं, ये पेड़ पौधे क्या करते हैं,
ये पेड़ पौधे कार्बन गैस ऑक्साइड को ले लेते हैं और ले करके क्या करते हैं, उसको ले लेंगे और एक प्रक्रिया करते हैं। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये जो पेड़ पौधे हैं ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की एक प्रक्रिया को करते हैं। और ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है, इस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ये जो पौधे हैं, पौधे का जो हरा भाग होता है, कौन सा भाग, जो पौधे का हरा भाग होता है वो हरा क्यों होता है, तो पहले तो ये जान लेंगे ये पौधे का हरा भाग क्यों होता है बेटा। ये पौधे का हरा भाग इसलिए होता है क्योंकि यहां पर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। और इस क्लोरोफिल की वजह से क्या होता है, ये जो पौधे की पत्तियां हैं किसके तरह कलर की होती हैं, हरे रंग की होती हैं। किस रंग की होती है, हरे रंग की होती है। किसकी वजह से, क्लोरोफिल की वजह से। अब ये हरा रंग करता क्या है, ये हरा रंग ये करता है कि जो सूर्य का प्रकाश उसको क्या करता है, अपनी ओर खींचता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। तो पौधे की जो पत्तियां जो क्लोरोफिल की वजह से हरे रंग की होती है वो क्या करती हैं, वो ये सूर्य का जो प्रकाश यहाँ से आ रहा है, जो सनलाइट आ रही है इसको अपनी तरफ खींचती है। और खींचने के बाद क्या करेंगी, खींचने के बाद जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या है, जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड है, और इनकी जड़ों के माध्यम से किसको एब्जॉर्ब किया जाता है, जल को। किसको एब्जॉर्ब किया जाता है, जल को। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल इन दोनों को मिला करके क्या बना लेते हैं, ये बना लेते हैं ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, क्या बना लेते हैं, ग्लूकोज बना लेते हैं। तो ये ग्लूकोज कैसे बना रहे हैं, ये ग्लूकोज किस तरह से बना रहे हैं, ये ग्लूकोज बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड से। कैसे बना रहे हैं, जो पेड़ पौधे हैं, ये पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और वहीं जड़ों के माध्यम से जो पानी को अवशोषित करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल दोनों को मिला करके किसका निर्माण करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। और परिणाम स्वरूप क्या होता है, ऑक्सीजन गैस निकलती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, ऑक्सीजन गैस निकलती है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होती है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की खपत होती है। ठीक, तो ये देखो वही पॉइंट यहां पर भी लिखा हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण की क्या होती है, यहां पर प्रक्रिया होती है जिसमें जो हरे पौधे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का उपयोग करके किसका निर्माण करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। और इस तरह से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की यहां पर खपत होती है। वहीं दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका है समुद्री जंतुओं के द्वारा। किसके द्वारा, समुद्री जंतुओं के द्वारा। और ये समुद्री जंतु क्या करते हैं, जो बहुत सारे जो समुद्री जंतु हैं वो जल में घुली हुई क्या होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है जो कि जल में घुली रहती है उसका उपयोग करते हैं, और उसका उपयोग करके अपने शरीर पर कवच बनाते हैं। आपको पता है या नहीं पता है, तो बहुत सारे जीव जंतु जो समुद्र में रहते हैं वो अपने शरीर के ऊपर एक बहुत ही मजबूत कवच का निर्माण करते हैं। और वो कवच किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है बेटा CaCO3। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये कहीं ना कहीं किससे मिलकर के बना है, कैल्शियम से और कार्बन डाइऑक्साइड गैस से मिलकर के बना होता है। तो इस तरह से भी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की क्या होती है, खपत होती है। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में, किस तरह से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, किस तरीके से क्या क्या प्रोसेस हो सकती है कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। और दूसरा, क्या ऐसी प्रक्रिया हो सकती है कि वातावरण में कार्बन डाई उसी ऑक्साइड गैस का क्या हो, उसी गैस की खपत भी हो, कि जो निकल रही है उसकी खपत भी होना जरूरी है। ठीक है, अगला पॉइंट यहां पर हम देखेंगे, यहां पर हम लोग देखेंगे क्या, कि बादलों का निर्माण किस तरह से होता है। क्या देखेंगे,
कि बादलों का निर्माण किस तरह से होता है, ठीक है ना। तो हमने आपको बताया था कि ये जो हमारा वातावरण क्या है, ये बहुत बढ़िया वातावरण है। इस वातावरण में प्राकृतिक चीजें बहुत सारी हैं और ये प्राकृतिक चीजें किस लिए हैं, हमारे इस्तेमाल के लिए हैं, ठीक है ना। वहीं ये जो बादल है ये भी किसके लिए है, ये भी आप ही लोगों के लिए। बढ़िया जब मौसम होता है, जब या बारिश का मौसम हो तो देखो कितना बढ़िया बादल लगता है। कहते हैं ना, देखो बादल आ गए, बादल आ गए। और जब बादल आते हैं तो क्या होता है, बारिश होती है ना। तो आखिर ये बादल बनते कैसे हैं, देखो जो सौर ऊर्जा है, उस सौर ऊर्जा के कारण क्या होता है, जो भी जलाशय हैं, जलाशय का मतलब यहाँ पर समुद्र भी हो सकते हैं, महासागर भी हो सकते हैं, तालाब भी हो सकते हैं और नदियां भी हो सकती हैं। जलाशय का मतलब क्या है, ऐसे प्राकृतिक संसाधन जहां पर क्या हो, जल उपलब्ध हो, ठीक है ना। वो समुद्र भी हो सकती हैं, वो नदियां हो सकती हैं, वो झीलें हो सकती हैं, वो तालाब हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है ना। इनसे क्या होता है, जल वाष्प, जो जल है वो जल वाष्प बन करके, मतलब वाटर वेपर के फॉर्म में, जल वाष्प के फॉर्म में क्या होता है, कहां चला जाता है, वो वायुमंडल में चला जाता है, ठीक। अब जैसे ही समुद्र, तालाब, नदियां, झीलों, इनमें पाया जाने वाला जल, ठीक है ना, सूर्य की ज्यादा रोशनी के कारण, सौर ऊर्जा के कारण वो जल वाष्प में बदल करके कहां जा रहा है, ऊपर वातावरण में, आसमान की तरफ जब जाता है तो वहां पर क्या होता है, वहां पर गर्म वायु होती है और इस गर्म वायु के साथ कौन मिल जाता है, जलवाष्प मिल जाता है। इस गर्म वायु के साथ कौन मिल जाएगा, ये जलवाष्प यहां पर आकर के इससे मिल जाएगा और वायुमंडल में ऊपर की तरफ जो है जाकर क्या हो जाएगा, संघनित हो जाएगा। और जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो किस में बदल जाएगा, जल की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, जल की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाता है। अब ये जो छोटी छोटी बूंदें हैं ये किसके संपर्क में आती हैं, ये धूल के कणों के संपर्क में आती हैं। जो धूल के कण हैं वो चारों ओर से जलवाष्प को संघनित होकर के जल की बूंदों का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। इसके फलस्वरूप क्या होता है, बादल बनते हैं। तो बादल बनने की प्रक्रिया क्या है, बहुत ही आसान है कि जो भी जलाशय होते हैं, चाहे वो समुद्र हो, नदियां हो, तालाब हो या झीलें हो, यहाँ पर जो जल है वो सूर्य की रोशनी के कारण, सूर्य के प्रकाश के कारण, सौर ऊर्जा के कारण इनका जो जल है वो किस में बदल जाता है, जलवाष्प में बदल जाता है। और ये जो जलवाष्प है ये किसके साथ मिलता है, गर्म वायु के साथ मिलकर के वायुमंडल में ऊपर की तरफ जाने लगता है और फिर ये किससे मिल जाता है, धूल के कणों से मिलकर के। धूल के कणों से जैसे ही मिलता है तो ये जल की छोटी छोटी बूंदों में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। जल की छोटी छोटी बूंदों का निर्माण होता है और जब जल की छोटी छोटी बूंदों का निर्माण होगा तो इसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, बादल का निर्माण होता है। और यही बादल किसी पर्वत से या आपस में टकरा करके क्या करते हैं, बारिश या वर्षा करते हैं। तो बादलों में जो जल की बूंदें हैं वो आपस में मिल करके बड़ी हो जाती हैं और भारी हो जाती हैं, जो किसका कारण बनती हैं, वर्षा के रूप में पृथ्वी पर बरसने लगते हैं। तो ये जो बादल हैं, ये जो बादल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये बादल कभी कभी आपस में टकराने लगते हैं और नहीं आपस में टकराएंगे तो जब ये बादल हवा में ऐसे उड़ रहे होते हैं तो जहाँ पहाड़ होते हैं उन पहाड़ों से टकराते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, बारिश या वर्षा होने लगती है। तो इस तरह से क्या होता है, बादलों का निर्माण होता है। ये जो क्वेश्चन है, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक एग्जाम के पर्पज से क्या है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप इसको क्या करेंगे, बहुत अच्छे से क्या करेंगे, आप इसको बहुत अच्छे से आप इसको याद करेंगे, ठीक है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है वायु प्रदूषण। क्या टॉपिक है अगला, वायु प्रदूषण अगला टॉपिक है। और हमने आपको बताया था कि जो वायु है वातावरण में, वो वायु प्रदूषित क्यों हो रही है, क्योंकि जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जनसंख्या के बढ़ने से क्या हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है और शहरीकरण होने से क्या हो रहा है, जब वहाँ पर हमको रोजगार चाहिए लोगों को और रोजगार चाहिए तो औद्योगिकरण करना पड़ेगा, जिसके लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का निर्माण करना पड़ेगा। तो दिक्कत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के निर्माण से नहीं है, दिक्कत उन बड़ी फैक्ट्रियों से ये जो निकलने वाला धुआं है, उन बड़ी फैक्ट्रियों से ये जो निकलने वाला धुआं है ये क्या करता है, हमारी वायु को प्रदूषित करता है। या फिर ये जो बहुत सारी गाड़ियां जो चल रही होती हैं, ये जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, इनसे क्या होता है, इनसे भी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, इनसे भी एक ऐसा धुआं निकलता है जो क्या करता है, हमारे वातावरण को प्रदूषित करता है, ठीक है। और वो घने कोहरे के रूप में उसका परिणाम हमको देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ये जो चिमनियों से निकलने वाला धुआं है, फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो धुआं है, जिसको हम लोग ऐसे ही ऊपर आसमान की तरफ ये चिमनियां, ये देख रहे हो आप, ऐसे आसमान की तरफ ये चिमनियां हम लोग खड़ी कर देते हैं जिससे कि सारा का सारा धुआं कहाँ चला जाए, जो है आसमान में चला जाए,
वायुमंडल में चला जाए और हमको लगता है कि फिर इससे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा नुकसान है जो वायु प्रदूषण के रूप में हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो कोयला है, जो पेट्रोलियम है, ये कोयला और पेट्रोलियम क्या है, जीवाश्म ईंधन है। क्या है ये, कोयला और पेट्रोलियम क्या है, जीवाश्म ईंधन है। हमने आपको बताया था ये जो जीवाश्म ईंधन होते हैं इनको जलाओगे, इनका दोहन करोगे तो उससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, जो कि क्या है, अत्यधिक मात्रा में अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है तो वो कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण का काम करती है, वो कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस इफेक्ट का काम करती है, ग्रीन हाउस प्रभाव का काम करती है। जब हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो जो पृथ्वी का जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है ना, जो फिर आगे चल करके बहुत ही नुकसानदायी होता है। तो ये जो कोयला है, पेट्रोलियम है, ये क्या है, जीवाश्म ईंधन है। इनमें थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजन और सल्फर भी होती है, थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजन और सल्फर भी होती है। ये जो ईंधन है जब आप इसको जलाओगे तो जब आप इसको ईंधन जलने के साथ साथ क्या होगा, जब कोयला पेट्रोलियम जब जलेगा तो उसके साथ साथ ये नाइट्रोजन और उसके साथ साथ ये सल्फर, ये भी क्या होती है, यह भी जलती है और नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड बनाते हैं। अगर नाइट्रोजन के ऑक्साइड की बात करोगे तो यहाँ पर NO2 हो जाएगा, ठीक है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड क्या हो जाएगा, NO2, और अगर सल्फर की बात करोगे तो सल्फर का ऑक्साइड क्या हो जाएगा, SO2। तो ये SO2 और NO2 क्या है, ये नाइट्रोजन के और सल्फर के क्या है, ऑक्साइड हैं। तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड NO2 भी होता है और NO3 भी होता है, ठीक है ना, -1 इसकी क्या होती है, वैलेंसी होती है। तो ये नाइट्रोजन और क्या है, सल्फर के ऑक्साइड हैं। और ये ऑक्साइड कैसे बनते हैं, जब आप इस कोयला और पेट्रोलियम को आप जलाते हैं। तो कोयला और पेट्रोलियम जो कि जीवाश्म ईंधन है, इसमें नाइट्रोजन और सल्फर भी पाया जाता है, ठीक है। और इन गैसों में क्या हो जाता है, सांस लेना बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि ये NO3, NO2 और SO2, तो SO2 और ये NO3 क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक गैसें हैं। क्या है, बहुत ही ज़्यादा हानिकारक गैसें हैं, जिसमें सांस लेना क्या हो जाता है, खतरनाक हो जाता है। ये जो प्रदूषित वायु है, प्रदूषित वायु में सांस लेने से एलर्जी भी हो सकती है, प्रदूषित वायु में सांस लेने से एलर्जी भी हो सकती है, कैंसर भी हो सकता है और हृदय रोग भी हो सकते हैं। इनके होने की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ जाती हैं। और अगर यही गैसें, अगर ये NO2 और ये SO2, अगर ये गैसें वर्षा के पानी के साथ मिल जाती हैं तो अम्लीय वर्षा करती हैं। क्या करती हैं, अम्लीय वर्षा करती हैं। वायुमंडल में प्रदूषकों की अधिक मात्रा से क्या होता है, दृश्यता कम हो जाती है। दृश्यता मतलब जो दिखने की जो विजिबिलिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आप देखते होगे सर्दियों के मौसम में, है ना, जो बहुत ज़्यादा जो घना कोहरा, या जब हल्की सी सर्दी जब आने लगती है या नहीं भी आती है ना, तब भी आप देखते हो बहुत ज़्यादा घना कोहरा टाइप का हमको दिखता है। तो वो दरअसल घना कोहरा नहीं है, वो क्या है, वायु प्रदूषण का ही क्या है, परिणाम है। तो उससे क्या होता है बेटा, दृश्यता कम हो जाती है। ठंडे मौसम में यह प्रक्रिया विशेष रूप से होती है। तो हमने आपको बताया कि ठंडे मौसम में यह प्रक्रिया आपको विशेष रूप से देखने को मिलेगी, क्योंकि ठंडे मौसम में कोहरे का निर्माण होता है। और कोहरा वही जहां पर यह कोहरा हल्का होना चाहिए तो वो कोहरा बहुत ही ज़्यादा घना कोहरा हो जाता है। लेकिन क्यों, क्योंकि वो वायु प्रदूषण की वजह से ही ऐसा होता है और दिखने की जो विजिबिलिटी है वो लगातार कम होती चली जाती है। तो ठंडे मौसम में यह प्रक्रिया ज़्यादा होती है। इस प्रकार जो प्रदूषण का परिणाम है वो क्या हो जाता है, ध्रुम अथवा कोहरा है, ठीक है। तो ये किसका परिणाम है बेटा, ये वायु प्रदूषण का परिणाम है। अगर हम वहीं आगे बात करेंगे जल प्रदूषण की, तो जल प्रदूषण भी एक क्या है, बहुत ही हमारे लिए गंभीर जो है समस्या है। क्यों, क्योंकि जल जो प्राकृतिक जल है, चाहे वो झीलों के रूप में हो या झरने के रूप में या फिर तालाब के रूप में, नदियों और समुद्र के रूप में जल, और आपको पता है हमारी पृथ्वी में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लगभग 70% क्या है, जल है। तो ये जल क्या है, ये जल हमारे उपयोग के लिए है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए है, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, ये जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, इन बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो गंदा पानी है, ये बड़ी फैक्ट्रियों से जो निकलने वाला गंदा पानी है, इस गंदे पानी को, इस फर्टिलाइजर के पानी को हम लोग क्या करते हैं, स्वच्छ पानी में, नदियों में, तालाबों में इसको निकाल देते हैं, जिससे हमारी जो नदियां हैं वो क्या हो जाती हैं, वो प्रदूषित हो जाती हैं। वहीं हम लोग क्या करते हैं कि ये जो कूड़ा आप देख रहे हो, इस कूड़े को हम लोग क्या करते हैं, वहीं नदियों में फेंक देते हैं। हम लोग सोचते हैं कि कूड़ा को जो है कूड़े वाले को ना दिया जाए और इसको ऐसे ले जा करके नदियों में फेंक दें, और नदियों में फेंक देंगे तो जो है क्या हो जाएगा, सफाई हो जाएगी, है ना। तो एक तरफ जहां अपनी सफाई करने के लिए
अपने घर को साफ सुथरा रखने के लिए, अपने आस पड़ोस, अपने मोहल्ले को साफ सुथरा रखने के लिए हम लोग कूड़ा एक जगह पर इकट्ठा करना चाहिए, तो वहां पर इकट्ठा ना करके क्या करते हैं, उसको पानी में बहा देते हैं और सोचते हैं अगर पानी में बहा देंगे तो उससे साफ सफाई बनी रहेगी। लेकिन हम भूल जाते हैं कि इस कूड़े करकट को जल में बहाने से वो किसका कारण बनता है बेटा, जल प्रदूषण का कारण बनता है। और ये जो फैक्ट्रियां हैं, जो फर्टिलाइजर हैं, इनसे जो निकलने वाला जो गंदा पानी होता है, वो गंदा पानी हो गया, चाहे फिर वो सीवर का पानी हो, ये सारा ही पानी क्या कर दिया जाता है, इसको नदियों में बहा दिया जाता है और फिर ये क्या होता है, जल प्रदूषण का आगे चल करके कारण बनता है। वहीं देखते हैं यहाँ पर क्या क्या पॉइंट लिखे हुए हैं। जो स्वच्छ जल है, स्वच्छ जल में जो घुलित जो खनिज तत्व होते हैं, क्योंकि जल अगर स्वच्छ है तो वहां पर आपको क्या मिल जाएंगे, खनिज तत्व मिल जाएंगे और वहां पर आपको लवण भी मिल जाएंगे। और ये खनिज तत्व और लवण संतुलित मात्रा में स्वच्छ जल में बेटा पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन जल में क्या है, कुछ विषाक्त पदार्थ जैसे कि कारखानों से निकला हुआ अपशिष्ट उत्पाद, कुछ रासायनिक पदार्थ, कुछ वाहित मल जो सीवर का पानी है वो, और ये कूड़ा करकट। ठीक, ये क्या होता है, इसके मिलने से जल क्या हो जाता है बेटा, दूषित हो जाता है और इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम लोग जल प्रदूषण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, जल प्रदूषण हम लोग कहते हैं। ठीक, वहीं शहरों के नाले से निकला हुआ जो पानी होता है, भाई शहर है वहां पर नालियां बनी हुई हैं और नालियां कहीं ना कहीं जाकर के आपस में मिलती हैं और उन नालियों से जो निकला हुआ पानी है या फिर जो हम लोगों ने मशीनें लगाई, जो हम लोगों ने फैक्ट्रियां लगाई हैं, उस उद्योगों का जो कचरा है वो भी कहाँ हम लोग बहा देते हैं, नदियों में बहा देते हैं, झीलों में बहा देते हैं। इससे क्या होता है, इससे जल बेटा प्रदूषित हो जाता है और जल प्रदूषण का कारण बनता है। वहीं जो जल है वो क्या करता है, उन कीटनाशक और उर्वरकों को भी क्या कर देता है, घोल देता है, जिसका उपयोग हम कृषि कार्य के लिए करते हैं। तो इन पदार्थों का कुछ भाग भी क्या होता है, जलाशयों में चला जाता है और हमारे जल को प्रदूषित करने का कारण बनता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं किस तरीके से जो वायु प्रदूषण है वो, या फिर किस तरीके से जो जल प्रदूषण है वो यहाँ पर इसका कारण बन रहा है। तो चाहे वायु प्रदूषण हो या फिर वो जल प्रदूषण हो, ये सारी की सारी, वायु हो या जल हो, अगर ये स्वच्छ है तो हमारे लिए उपयोगी है, लेकिन अगर ये प्रदूषित हो गया, अगर ये दूषित हो गया तो ये फिर हमारे स्वास्थ्य के लिए भी एक नुकसान का बहुत बड़ा कारण बनता है। ठीक है, आइए देखते हैं अगले पॉइंट में हम लोग चर्चा करेंगे कि ये जो जल प्रदूषित हो रहा है इसके हानिकारक प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। तो जब सबसे पहले इसके प्रभाव की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या देखेंगे, जो खेती में प्रयुक्त होने वाले जो उर्वरक होते हैं, जो फर्टिलाइजर होते हैं या फिर जो कीटनाशी विषैले पदार्थ होते हैं, ये क्या करते हैं, पानी के साथ कहाँ चले जाते हैं, जलाशयों में मिल जाते हैं, जिसके साथ ये बीमारी फैलाने का कारण बनते हैं और ये बैक्टीरिया जो है, ये बैक्टीरिया उसी जलाशय में चले जाते हैं और वहीं कहीं ना कहीं बीमारी का कारण बनते हैं। अगर दूसरे पॉइंट की बात करेंगे तो पानी में रहने वाले जो पौधे हैं या वहाँ पे जो प्राणी हैं, जो छोटे छोटे जलीय जीव जंतु होते हैं, वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, क्योंकि आपको पता है पानी में भी क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, वो घुलित रूप में होती है, तो उस ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब आप क्या करेंगे, आप उद्योगों का जो कूड़ा कचरा है वो जब आप पानी में डाल दोगे तो उससे जो पानी में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे जो जलीय जीव हैं वो जलीय जीव क्या हो जाएंगे, उनका जीवित रहना कठिन हो जाएगा, अन्यथा वो जलीय जीव क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक है ना, तो इसका ये भी एक नुकसान है। और क्या नुकसान हो सकता है, तो तीसरा नुकसान क्या हो सकता है, जो जलीय जीव हैं जो कि जलाशयों में रहते हैं तो वहाँ के तापमान के आदी हो जाते हैं, जो एक वहाँ का अपना प्रॉपर टेम्परेचर होता है, ठीक है ना, वो जो प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन होता है उसके आदी हो जाते हैं और अपने आप को उनके अनुकूल बना लेते हैं। लेकिन जब जल प्रदूषित हो जाता है, जब हम लोग फैक्ट्रियों का पानी, उद्योगों का पानी, कूड़ा कचरा उसमें जब डाल देते हैं तो जलाशय के जो पानी का जो तापमान है वो परिवर्तित हो जाता है और उसके परिवर्तित होने से ये जो जलीय जीव जंतु हैं इनके लिए क्या हो जाता है, खतरा उत्पन्न हो जाता है और इससे क्या होता है बेटा, इनकी जो प्रजनन क्षमता है, जो रिप्रोडक्शन करने की क्षमता है, जो जनन करने की क्षमता है वो प्रभावित होती है, अर्थात वो कम होती है। तो ये क्या है बेटा, ये जो जल प्रदूषण हो रहा है उस प्रदूषित जल के हानिकारक प्रभाव हैं। तो ये तो यहाँ पर हमने कुछ 3 ही पॉइंट लिखे हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक, इसके प्रभाव और भी कई तरीके से हमको देखने को मिलते हैं। अगर हम आगे बात करेंगे चल करके तो आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो क्या है, मृदा में खनिज की प्रचुरता, कि जो मृदा है, जो मिट्टी है, उसमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, हमारे लिए किस तरीके से उपयोगी होते हैं, ठीक है ना, किस तरीके से ये मृदा चट्टानों का निर्माण करते हैं, किस तरीके से ये जो मृदा है उसका अपर्दन हो रहा है, यहाँ पर ये भी हम लोग समझेंगे, मृदा अपर्दन, जो कि इसका क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं मृदा में खनिज की प्रचुरता किस रूप में पाई जाती है, कौन कौन से जो खनिज हैं वो
मृदा में पाए जाते हैं। तो पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है, मतलब जो पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी वाला भाग है, जो समतल वाला हिस्सा होता है, उसी को मृदा या फिर क्या कहते हैं, मिट्टी कहते हैं। और इसी सतह पर क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे खनिज यहाँ पर पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, जीवों को विभिन्न प्रकार के पालन पोषण के लिए उसको तत्व प्रदान करते हैं। जो जीव जो वहां पर उसमें मिट्टी में रह रहे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जो खनिज तत्व हैं वो उसको जीव जंतुओं को देते हैं। साथ ही साथ वहां पर जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे भी क्या करते हैं, जड़ों के माध्यम से जल को अवशोषित करते हैं, और जल के साथ साथ ये जो मृदा में खनिज तत्व पाए जाते हैं, इसको भी जल के साथ साथ जो पेड़ पौधे हैं वो उसको अवशोषित करते हैं। ठीक है। वहीं हजारों लाखों वर्षों की लंबी अवधि में जो पृथ्वी है या उसके आसपास की जो चट्टानें हैं, वो विभिन्न क्या है, भौतिक, रासायनिक और कुछ जैव प्रक्रम द्वारा क्या हो जाती हैं, टूट जाती हैं। और इन चट्टानों के टूटने से क्या होता है, इन मिट्टी का निर्माण होता है। चट्टानों के टूटने से भी किसका निर्माण होता है, मिट्टी का निर्माण होता है। अब हम लोग देखेंगे मृदा के घटक कौन कौन से होते हैं। मृदा के घटक कौन कौन से होते हैं। तो मृदा में क्या होता है, जो मृदा में जो पत्थर हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में या फिर सड़े गले जीवों के टुकड़ों में, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं, उस विभिन्न प्रकार के ये जो सजीव हैं वो वहाँ उपस्थित होते हैं और मृदा के कई प्रकारों का निर्माण करते हैं। आपको आगे चल करके हम बताएंगे कि मृदा के कई सारे प्रकार होते हैं, है ना, विभिन्न प्रकार की यहाँ पर मृदाएं होती हैं। तो क्या करते हैं, मृदा के प्रकार का निर्माण करते हैं और उसमें ये जो पाए जाने वाले कण हैं, ये औसत आकार में एक निश्चित प्रक्रिया में पाए जाते हैं। ये जो ह्यूमस है ये क्या करती है, मृदा को संरंध्र बनाती है, ताकि वायु और पानी क्या करे, इस भूमि के अंदर जा सके। तो ह्यूमस की वजह से ही क्या होगा, मृदा में पानी अंदर जाएगा। क्योंकि ह्यूमस कब है, क्योंकि उसमें नमी है ना, नमी का मतलब क्या, उसमें पानी है। ठीक है। तो वो पानी जब अंदर जाता है, वहां जब पानी बना रहेगा तो क्या क्रिएट करेगा, ह्यूमस क्रिएट करेगा। ठीक है। और इसके अलावा उस मिट्टी में पाए जाने वाले जो विभिन्न प्रकार के जीव होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के खनिज तत्व होते हैं, वो क्या करते हैं, मिट्टी के भी कई अलग अलग प्रकार बनाते हैं कि मिट्टी भी इस तरह की हो सकती है, मिट्टी उस तरह की हो सकती है। तो ये जो मिट्टी के प्रकार हैं या जो मृदा के प्रकार हैं, ये भी किस पर निर्भर करता है, ये पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े या फिर सड़े गले जीवों के टुकड़ों पर निर्भर करता है। ठीक है। देखो मृदा बनने की प्रक्रिया क्या होती है, मृदा बनने की क्या प्रक्रिया हो सकती है, किस तरीके से मिट्टी का निर्माण होता है। यहां पर क्या समझेंगे, किस तरीके से मिट्टी का निर्माण होता है। तो कुछ 4 स्टेप है यहां पर, जिसमें हम समझेंगे क्या हो रहा है, यहां पर मिट्टी का निर्माण हो रहा है। ठीक है। सबसे पहले यहां पर क्या समझेंगे, सबसे पहले सूर्य किस तरह से मिट्टी के निर्माण में मदद करता है। तो जो दिन में क्या होता है, सौर ऊर्जा होती है, क्योंकि दिन में क्या होता है ना, सूर्य का प्रकाश बेटा बहुत ज्यादा होता है ना। तो ये जो सूर्य का प्रकाश है दिन में बहुत ज्यादा होता है, तो इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, सौर ऊर्जा कह रहे हैं। दिन में जो सौर ऊर्जा है वो क्या करती है, चट्टानों को गर्म कर देती है। जब बहुत ज्यादा धूप रहेगी तो चट्टानें क्या हो जाएंगी, गर्म हो जाएंगी, जिसमें वे प्रसारित हो जाती हैं। और रात में क्या हो जाएगी, रात में ये जो चट्टानें गर्म हुई थी वो रात में ठंडी हो जाएंगी और ठंडी होकर संकुचित हो जाएंगी। दिन के समय चट्टानें गर्म होंगी, जिसकी वजह से उनमें फैलाव होगा, जबकि रात में चट्टानें ठंडी हो जाएंगी तो आपस में जो है संकुचित हो जाएंगी। और ये फैलाव होने की वजह से और संकुचित होने की वजह से क्या होगा, इसमें दरारें पड़ जाती हैं। तो सबसे पहला काम क्या हो रहा है कि मिट्टी में क्या पड़ रही है या चट्टानों में क्या पड़ रही है, दरार पड़ रही है। सबसे पहला काम क्या है, चट्टानों में क्या पड़ना, दरार का आना। और जब चट्टानों में दरार आ जाएगी तो ये जो जल है, जब चट्टानों में दरार आ जाएगी तो ये जो जल है, ये जल क्या करेगा, जल इस दरार के अंदर भर जाएगा। और जब ये जल दरार के अंदर भर जाएगा तो जल किस में बदल जाएगा, बर्फ में बदल जाएगा। ठीक, जो कि तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब तापमान, देखो जल है और जल कहाँ गया, इस दरार में भर गया। जब दरार भरा रहेगा और तापमान जब कम होगा तो किस में बदल जाएगा, बर्फ में बदल जाएगा। लेकिन जब तापमान ज्यादा हुआ, रात में तापमान क्या होता है, कम हो जाता है, लेकिन दिन में तापमान ज्यादा हो जाता है। तो रात में जब तापमान कम हो जाएगा तो जल किस में बदल गया, बर्फ में। और फिर जब दिन हुई तो तापमान क्या हो गया, बढ़ गया। और जब तापमान बढ़ जाता है तो एक बल के साथ, एक ताकत के साथ, एक फोर्स के साथ क्या होता है, वो चट्टान को तोड़ देता है। ठीक है। इस तरीके से जो जल है वो तेज गति से बहता हुआ, जल जो है तेज गति से बहता हुआ क्या करता है, पत्थरों को बहुत दूर तक ले जाता है। और ये पत्थर आपस में टकरा करके क्या करते हैं, छोटे छोटे कणों में बदल जाते हैं। किसे बदल जाते हैं, छोटे छोटे कणों में बदल जाते हैं। अब जब ये छोटे छोटे कणों में बदल जाते हैं
तो अब यहाँ पर वायु का क्या जो है यहाँ पर प्रभाव है, तो ये जो तेज हवाएं होती हैं ये पत्थर को तोड़ने का काम करती हैं और कणों को दूर ले जाने में सक्षम होती हैं। वहीं जो छोटे छोटे जीव हैं या जो बड़े जीव हैं, ये जीव भी मृदा के निर्माण में सहायक होते हैं। हम लोग लाइकेन के बारे में पढ़ेंगे और हम लोग मोसेस के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने, शायद आप लोगों ने पढ़ा हो, हमने आप लोगों को पढ़ाया था मोसेस। मोसेस का मतलब क्या हो गया? मोसेस का मतलब हो गया ब्रायोफाइट। मोसेस का मतलब क्या हो गया? मोसेस का मतलब हो गया ब्रायोफाइट। तो ये जो ब्रायोफाइट होते हैं या ये जो लाइकेन होते हैं, ये क्या करते हैं? चट्टानों पर उगते हैं और उगने के बाद क्या करते हैं? उन चट्टानों को कमजोर कर देते हैं और कमजोर करके फिर वो महीन कणों में उनको बदल देते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है? इस तरीके से मृदा का निर्माण होता है। इस तरीके से मृदा का निर्माण होता है। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले जो सूर्य है वो दिन के समय बहुत ज्यादा सौर ऊर्जा होती है, बहुत ज्यादा धूप होती है। उस धूप की वजह से क्या होता है? जो चट्टाने हैं वो चट्टाने आपस में ऐसे फैलती हैं, धूप के प्रभाव की वजह से चट्टाने फैलती हैं और रात में क्या होता है? तापमान कम हो जाता है, जिसकी वजह से चट्टाने आपस में सिकुड़ने लगती हैं, संकुचित होने लगती हैं, जिसकी वजह से उसमें दरार पड़ जाती है। जब चट्टानों में दरार पड़ जाएगी तो उसमें जल भर जाएगा और जब जल भर गया, ठीक, तो रात के समय तापमान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो वो जल किस में बदल जाएगा? बर्फ में बदल जाएगा। और दिन के समय जब फिर से जब तापमान बहुत ज्यादा होगा तो ये जो बर्फ है, जो बर्फ बनी हुई थी रात के समय, वो फिर दिन के समय क्या करेगी? बहुत तेजी से क्या करेगी? ऐसे टूटेगी और चट्टान को तोड़ने का काम करेगी। कुछ चट्टाने पानी में के साथ ही बह जाती हैं, कुछ चट्टाने वहीं पड़ी रहती हैं, हवा के माध्यम से आपस में टकराती हैं, टकरा करके टूट करके महीन छोटे छोटे कणों में परिवर्तित होती हैं। कुछ जीव होते हैं, वो जीव भी क्या करते हैं? मृदा के निर्माण में सहायक होते हैं। कुछ लाइकेन होते हैं, कुछ मोसेस होते हैं, उसमें उगने लगते हैं और उग करके क्या करते हैं? चट्टानों को तोड़ने में या उसको महीन छोटे छोटे कणों में परिवर्तित करने का काम करते हैं। वहीं आगे देखेंगे भाई मृदा की उपयोगिता क्या है, क्या इसकी उपयोगिता है। तो जो मृदा है वो एक आवश्यक प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है ना, जो जीवन और उसके विकास के लिए आवश्यक है। ठीक है, हम भोजन, कपड़ा और कपड़े क्या आश्रय पौधों से प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। चाहे भोजन हो या कपड़ा हो या आश्रय हो, किस पर निर्भर रहते हैं? कहीं ना कहीं पौधों से प्राप्त करते हैं। और वो कहां से उगते हैं? मृदा में उगते हैं। जो पेड़ पौधे वो कहां उगते हैं? वो मृदा में उगते हैं। ठीक है, जो जंतु हैं वो मृदा में उगने वाले पौधों पर ही क्या होते हैं? आश्रित रहते हैं। इस तरीके से क्या है? पौधे की अपनी अपनी उपयोगिता है। वही हमने आपको बताया था जो मिट्टियां हैं वो मिट्टी भी विभिन्न प्रकार की होती हैं। क्यों? उसमें जो जीव पाए जाते हैं वो जीव जब वहां पर मर जाते हैं तो वो विभिन्न तरह के जो सड़े गले जीव होते हैं वो, और वहां उसमें पाए जाने वाले जो बहुत बड़े बड़े पत्थरों के कण या छोटे छोटे पत्थरों के कण होते हैं वो क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार की मृदाओं का निर्माण करते हैं। तो ये जो मृदा है वो भारत में कई प्रकार की होती है। जलोल मिट्टी भी होती है, काली मिट्टी भी होती है, बलुई मिट्टी भी होती है और लेटेराइट मिट्टी भी होती है। तो ये कुछ 4 प्रकार की मृदाएं हैं जिसको हम लोग यहाँ पर जिसको पढ़ना है, चाहे वो जलोल हो या फिर वो काली मिट्टी हो या फिर वो बलुई मिट्टी हो या फिर वो लेटेराइट मिट्टी हो। ठीक है, आगे देखते हैं कि हम लोग ये जो मृदा के बारे में पढ़ रहे हैं, ये जो हम लोग मृदा के बारे में पढ़ रहे हैं, इस मृदा में क्या होता है? इस मृदा में भी प्रदूषण होता है। क्या होता है? इस मृदा में भी प्रदूषण होता है। ठीक है ना। आजकल खेतों में बड़े पैमाने पर उर्वरक मतलब फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया जा रहा है और कीटनाशी का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्यों? जो कृषि होते हैं वो कृषि क्या करते हैं कि खेतों में फसल बहुत अच्छी पैदा हो, फसल की पैदावार बहुत अच्छी हो, उसके लिए क्या करते हैं? उर्वरक और कीटनाशी का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये क्या है? ये केमिकल है, ये रसायन है। और ये रसायन क्या करते हैं? ये रसायन मृदा में पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं उस सूक्ष्म जीव को ये रसायन क्या करते हैं? मार देते हैं। ठीक, और जब उस जीव को, सूक्ष्म जीवों को जो मिट्टी की उपजाऊ को बढ़ाने के लिए सक्षम होते हैं उसको ये केमिकल क्या करते हैं? मार देते हैं। जिसकी वजह से ये जो रसायन है ये ह्यूमस बनाने वाले केचुओं को भी मार देते हैं। वो केचुए जो कि क्या कहा जाता है? किसानों का मित्र कहा जाता है केचुओं को। उन केचुओं को भी क्या करते हैं? ये रसायन, ये केमिकल, ये उर्वरक, ये कीटनाशी उन केचुओं को भी मार देते हैं, सूक्ष्म जीवों को भी मार देते हैं और मृदा से उपयोगी जो घटक होते हैं उनको हटा देते हैं और भूमि की उर्वरता क्या करते हैं? उसको प्रतिकूल प्रभाव उस पर डालते हैं। ठीक, तो प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले जो अन्य पदार्थ हैं उसमें उसकी वजह से क्या हो जाता है? जो मृदा है
वो प्रदूषित हो जाती है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मृदा प्रदूषण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, मृदा प्रदूषण कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि कृषि अपनी फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए, कृषि अपनी फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए उर्वरक और कीटनाशी का उपयोग करते हैं। और ये जो उर्वरक और कीटनाशी हैं, ये प्राकृतिक रूप से उस मिट्टी में जो बहुत सारे सूक्ष्मजीव होते हैं, जो केचुए होते हैं, जो मृदा की उपजाऊ को क्या करते हैं, उस भूमि की उपजाऊता को बढ़ाते हैं। लेकिन ये केमिकल और उर्वरक का इस्तेमाल करने से ये केचुए, ये सूक्ष्मजीव मर जाते हैं, जो उस मृदा के जो पोषक तत्व हैं वो खत्म हो जाते हैं। और इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, वो मृदा हमारी प्रदूषित हो जाती है, जिसका असर हमको आगे आने वाले 1-2 साल बाद हमको पता चलता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मृदा प्रदूषण कहते हैं। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे मृदा अपरदन की, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्जाम के पर्पज से। ठीक है, मृदा अपरदन क्या है, मृदा अपरदन एग्जाम के पर्पज से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इसमें क्या होता है, इसमें होता है मृदा का क्षरण। इसमें क्या होता है बेटा, मृदा का क्षरण होता है। क्षरण का मतलब क्या हो गया कि जो उपजाऊ जो भूमि है, जो मृदा है, वो ऊपर की जो उसकी लेयर है वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, गायब होने लगती है, उसका क्षरण होने लगता है। उसी को हम लोग मृदा अपरदन कहते हैं। ठीक है, ये जो मृदा की जो ऊपरी सतह है, मृदा की ऊपरी सतह पर क्या होता है, वायु होती है, जल है, बर्फ है और अन्य भी भौगोलिक कारक के द्वारा लगातार जो इसकी ऊपरी सतह है उसको क्या किया जाता है, उसको हटाया जाता है। ठीक है, हवा के द्वारा हवा चली, जब बहुत तेज हवा चली तो मिट्टी के ऊपर की जो लेयर है वो क्या हो जाती है, उड़ जाती है। अगर बारिश हो रही है या पानी बह रहा है, ठीक है, अगर पानी बहुत तेजी से बहा मिट्टी के ऊपर, तो मिट्टी के ऊपर की जो लेयर है वो उस पानी के साथ क्या हो जाती है, बह जाती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, अपरदन कहते हैं। भूमि की ऊपरी सतह या फिर मृदा का हटाना, मृदा का हटाना क्या कहलाता है बेटा, मृदा का अपरदन कहलाता है। ठीक, ये जो मृदा का अपरदन है ये क्या करता है, भूमि को कम उपजाऊ कर देता है। क्या करता है बेटा, भूमि को कम उपजाऊ करता है। क्यों, क्योंकि इसमें जो पौधे हैं, वो पौधे के लिए जो आवश्यक तत्व होते हैं, वो आवश्यक तत्व और वो जो कार्बनिक पदार्थ हैं वो क्या होते हैं, वो इस वायु, जल या अन्य भौगोलिक कारकों की वजह से क्या होते हैं, वो बह जाते हैं। और बह जाने की वजह से जो पोषक तत्व हैं जो मिट्टी में, वो मिट्टी में पाए जाने वाले पोषक तत्वों की वहां पर कमी हो जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मृदा अपरदन कहते हैं। ठीक है, अब मृदा अपरदन को नियंत्रित करने के उपाय क्या हो सकते हैं कि भाई कुछ भौगोलिक कारण, भाई ये है तो हम नहीं कर रहे, ये तो हम लोग नहीं कर रहे मृदा अपरदन। मृदा अपरदन क्यों हो रहा है, भौगोलिक कारकों की वजह से हो रहा है। बहुत तेज हवा का चलना या फिर जल का बहुत तेजी से वहां पर प्रभाव होना, जिसकी वजह से जो मृदा की जो ऊपरी सतह है, जो उसकी ऊपरी परत है, उसमें पाए जाने वाले जो पोषक तत्व हैं वो भी क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो इस मृदा अपरदन को रोकने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, तो बेटा सबसे पहला उपाय तो ये हो सकता है कि जल को अधिक मात्रा में एकत्र होने से रोका जाए। जब जल बहुत ज्यादा मात्रा में एकत्र नहीं होगा तो फिर वहां पर जो है मृदा का क्षरण भी नहीं होगा। दूसरा, ढलानों पर घास और ऐसे पौधे उगाए जाएं जिनकी जड़ें क्या हो, बहुत ज्यादा अंदर गहराई तक हो, जिससे कि वो मिट्टी को पकड़े रखें और वहां पर मृदा अपरदन को क्या करें, रोकें। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, वायु से मृदा अपरदन को रोकने के लिए क्या किया जाए, भूमि पर पौधे उगाए जाएं। वहीं चौथा पॉइंट क्या है कि पशुओं द्वारा जो चरी गई भूमि है वहां पर चारे वाले पौधे उगाए जाएं, जिससे ये जो पशु हैं जो चारा खाते हैं वो पेड़ पौधों को ना खाएं। ठीक है ना, क्या खाएं, चारे वाले पौधे ही खाएं, ऐसे पौधे ही खाएं जिनसे मिट्टी का क्षरण ना हो, और वहां पर ज्यादा से ज्यादा पौधे लगा करके या फिर घास वाले पौधे लगा करके या घास लगा करके क्या किया जाए, मृदा अपरदन को रोका जाए। वहीं पांचवा पॉइंट क्या है कि पशुओं को कम से कम चराया जाए, पशुओं को क्या किया जाए, कम से कम चराया जाए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं जिनसे मृदा अपरदन को क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने बेटा इस चैप्टर में, जिस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे थे प्राकृतिक संपदा, इसको में आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने यहाँ पर ये बहुत सारी चीज़ों को देखा कि प्राकृतिक संपदा क्या है। वहीं हम लोगों ने वायु प्रदूषण के बारे में देखा, हम लोगों ने जल प्रदूषण के बारे में देखा, बादलों का निर्माण कैसे होता है इसको हम लोगों ने समझा, और वहीं हमने ये भी देखा कि मृदा अपरदन क्या है। ठीक है, मृदा में जो खनिज तत्व पाए जाते हैं किस तरीके से उनका क्षरण हो रहा है, किस तरह से उनका दोहन हो रहा है और उनको रोकने के उपाय क्या क्या हैं। तो आई होप कि आपको आज की क्लास बहुत बढ़िया लगी होगी।
अगले कुछ और भी टॉपिक है जो इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में आज हमने आपको बताया कि जो ग्रीन हाउस प्रभाव है वो क्या होता है कि तापमान बढ़ने की वजह से होता है। तो इसमें डिटेल चर्चा करेंगे हम लोग आगे आने वाले लेक्चर में, ठीक है ना। इसके अलावा जो अभी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है, चाहे वो कार्बन साइकिल हो, चाहे वो ऑक्सीजन साइकिल हो, चाहे वो नाइट्रोजन साइकिल हो, चाहे वो वाटर साइकिल हो, तो ये जितनी भी ये प्रक्रम हैं, ये सारे ही प्रक्रम हम लोग आगे आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।